यह कहानी है चैती की, एक ऐसी शादीशुदा औरत जो महलों जैसी सुख सुविधाओं के बीच भी प्यार और अपनेपन के लिए तरस रही है। अपनी तन्हाई और अंदरूनी उदासी से बचने के लिए उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने उसे एक अनजान रिश्ते यानी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ मोड़ दिया। लेकिन सोचिए, क्या होगा जब उसके पति को उसकी पत्नी और उसके उस सीक्रेट प्रेमी के बारे में पता चलेगा। चैती की कहानी शुरू होती है कोलकाता से। काफी कम उम्र में ही उसकी शादी कोलकाता के एक नामी पत्रकार विक्रमजीत से हो गई थी। विक्रमजीत उम्र में चैती से काफी बड़े हैं। शादी के कई साल बीत जाने के बाद आज जहां चैती अपनी जवानी के सबसे हसीन पड़ाव पर है, वहीं विक्रमजीत उम्र की ढलान की ओर बढ़ रहे हैं। विक्रमजीत ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अखबार में एडिटर का रुतबेदार पद हासिल कर लिया है। आज वो एक बेहद कामयाब इंसान है। उनके पास ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है, पैसा, संपत्ति और एक बेहद खूबसूरत पत्नी। लेकिन विक्रमजीत की नजर में उनका परिवार अभी भी अधूरा है। उनका मानना है कि एक बच्चे की किलकारी के बिना कोई भी घर पूरा नहीं होता। हाल ही में चैती की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उसे एक गर्भपात का दर्दनाक सामना करना पड़ा। वो इस गहरे सदमे से उबरने की कोशिश कर ही रही थी कि किस्मत ने उसे एक और क्रूर झटका दिया। उसकी बड़ी बहन, जिसके वो सबसे ज्यादा करीब थी और जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, अचानक एक हार्ट अटैक से इस दुनिया को छोड़ गई। इन दो लगातार हादसों ने चैती को अंदर से पूरी तरह तोड़ कर रख दिया है। इस वक्त उसे सबसे ज्यादा किसी के सहारे की, एक कंधे की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ विक्रमजीत अपने काम और करियर में इतने उलझे हुए हैं कि उनके पास अपनी टूटती हुई पत्नी के लिए जरा भी वक्त नहीं है। चैती के दिन उस बड़े से घर में बिल्कुल अकेले कटते हैं। वो कभी टीवी देखकर, कभी किताबें और नॉवेल्स पढ़कर, तो कभी इंटरनेट पर बेवजह स्क्रॉल करके अपना वक्त काटने की कोशिश करती है। लेकिन ये बेजान चीजें एक इंसान की मानसिक और शारीरिक जरूरतों को, उसके अकेलेपन को कैसे भर सकती हैं? काम के भारी दबाव ने विक्रमजीत को इतना दूर कर दिया है कि उन्हें चैती से दो पल बैठकर बात करने तक की फुर्सत नहीं है। और इसी घुटन और खालीपन ने चैती की जिंदगी में एक नए तूफान को जन्म दे दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चैती कोई आम, नासमझ या सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित रहने वाली महिला है। उसकी अपनी एक मजबूत शख्सियत है। धर्म हो या राजनीति, दुनिया के हर विषय पर उसकी अपनी एक बेबाक राय है। इंटेलेक्चुअल लेवल पर देखा जाए तो वह अपने पति विक्रम से किसी भी मायने में कम नहीं है। सैद्धांतिक रूप से तो उन दोनों के बीच एक बेहतरीन तालमेल होना चाहिए था। लेकिन विक्रम की उस बेतहाशा व्यस्तता ने उनके रिश्ते में एक अजीब सी खामोशी और गहरी खाई पैदा कर दी है। जब विक्रम अपने काम पर चला जाता है तो उस सूने घर में चैती अपना ज्यादातर वक्त फेसबुक की आभासी दुनिया में बिताने लगती है। और यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है एक अनजान शख्स अमोल की। आजकल चैती की इस अमोल नाम के अजनबी से काफी लंबी बातें होने लगी हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमोल की प्रोफाइल पर उसकी कोई तस्वीर नहीं है। चैती ने भी अपनी असली पहचान दुनिया से छुपा रखी है। उसने चारुलता के नाम से एक फेक आईडी बना रखी है। धीरे धीरे स्क्रीन के उस पार बैठे इस अजनबी से बातें करते हुए चैती को यह एहसास होने लगा है कि उसकी जिंदगी का वह बरसों पुराना अकेलापन जैसे कहीं गायब होने लगा है। अब हर शाम वह अमोल के साथ देर रात तक बातों के अंतहीन सिलसिलों में खोई रहती है। दूसरी तरफ विक्रम को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पत्नी घंटों उस कंप्यूटर स्क्रीन के सामने क्या करती है। सच कहा जाए तो विक्रम के लिए यह एक बड़ी राहत की बात है। उसे लगता है जैसे उसे एक पति के फर्ज और पत्नी को वक्त देने की जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्ति मिल गई हो। अब वो बिना किसी रोक टोक या शिकायत के सुकून से अपना काम कर सकता है। पर इस कहानी का सबसे गहरा और खतरनाक मोड़ तो कुछ और ही है। चैती और अमोल की फेसबुक आईडी और नाम भले ही झूठे हों, लेकिन उन दोनों के बीच पनप रहा वह एहसास बिल्कुल सच्चा है। बंद कमरों से भेजे गए उन मैसेजेस में लिखे शब्द भले ही टाइप किए गए हों, लेकिन उनमें छिपे जज्बात पूरी तरह असली हैं। और यही सच्चाई इस मासूम से दिखने वाले खेल को बेहद गंभीर और खतरनाक बना रही है। वक्त गुजरने के साथ साथ स्क्रीन के आर पार चल रहा यह अजनबी रिश्ता गहराता जा रहा है। अब चारुलता और अमोल की बातें सिर्फ सामान्य नहीं रही, बल्कि वे एक दूसरे के बेहद करीब और अंतरंग हो चुके हैं। नाम और पहचान के उस एक नकाब को छोड़ दें तो वे दोनों एक दूसरे की रूह तक से वाकिफ हो चुके हैं। बातों ही बातों में अमोल बताता है कि वह लंदन में रहता है और वहां के एक कॉलेज में लेक्चरर है। वह चैती को लिखता है, मेरा दिन भर का वक्त कॉलेज की भीड़ भाड़ में गुजरता है, इसलिए जब मैं घर लौटता हूँ तो मुझे यह सन्नाटा और अकेलापन बहुत सुकून देता है। इस तन्हाई में मुझे मानसिक शांति मिलती है। अमोल की इस बात पर चैती का जवाब उनकी जिंदगियों के सबसे बड़े फर्क को सामने ला देता है। वह भारी मन से लिखती है, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा अपना चुनाव है, लेकिन मेरा अकेलापन एक मजबूरी है। यह एक ऐसी सजा है जो मुझ पर थोपी गई है। चैती की यह तड़प सिर्फ मानसिक नहीं है। शादीशुदा होने के बावजूद वह अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए पूरी तरह से अकेली पड़ गई है और खुद ही अपनी इच्छाओं को शांत करने को मजबूर है। यह उसकी जिंदगी का वो कड़वा सच है जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी विक्रम की थी। हद तो यह है कि विक्रम इन सब चीजों से इतना बेखबर और अपने काम में इतना अंधा हो चुका है कि अगर वह अपनी पत्नी को इस हाल में देख भी ले तो शायद उसके पास रुकने का वक्त न हो। इसी घुटन के बीच एक दिन अमोल चैती से कहता
बताता है कि वह एक सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए कोलकाता आ रहा है और वह चाहता है कि इस सफर में वह अपनी चारुलता से एक बार जरूर मिले। उधर विक्रम, जो अपनी ही दुनिया में मस्त है, उसे बस इतना लगता है कि चैती मिसकैरेज और अपनी बहन की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पाई है, इसलिए वह उदास रहती है। अपनी तरफ से एक अच्छा पति बनने की कोशिश में विक्रम चैती को बिना बताए एक सरप्राइज प्लान करता है। वह चैती के बड़े भाई उत्पल और उसकी पत्नी किया को कुछ दिनों के लिए अपने घर कोलकाता बुला लेता है। जब उत्पल और किया घर आते हैं तो इतने दिनों बाद अपनों को देखकर चैती के चेहरे पर थोड़ी रौनक तो लौटती है, लेकिन उत्पल का इरादा कुछ और ही है। उत्पल एक इंश्योरेंस एजेंट है जो म्यूचुअल फंड्स का काम भी करता है। उसका किरदार ऐसा है जिसके लिए ईमानदारी और भरोसा जैसे शब्द डिक्शनरी में होते ही नहीं है। वह अपनी बहन का हाल चाल लेने नहीं, बल्कि अपने रईस जीजाजी को 10 लाख रुपए का एक म्यूचुअल फंड चिपकाने और उन्हें छूना लगाने के पक्के इरादे से आया है। घर आते ही उसने एक पक्के सेल्समैन की तरह अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ उत्पल की पत्नी किया दुनियादारी के मामले में काफी भोली और नासमझ है, लेकिन उसके अंदर भी अमीर बनने की बेतहाशा चाहत कूट कूट कर भरी है। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका चैती को बेसब्री से इंतजार था। आज उसका वह अनजान और अंतरंग प्रेमी कोलकाता की जमीन पर कदम रखने वाला था। दिल में एक अजीब सी बेकरारी और घबराहट लिए चैती अपनी सबसे करीबी दोस्त नोबी के साथ एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ती है। नोबी के लिए यह सब किसी बड़े झटके से कम नहीं है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि चैती जैसी औरत का कोई छुपा हुआ प्रेमी भी हो सकता है। फिर भी एक सच्ची दोस्त की तरह वह चैती को जज नहीं करती, बल्कि उसका साथ देती है। नोबी की सोच बहुत साफ है। उसका मानना है कि एक इंसान की शारीरिक और मानसिक जरूरतें उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और अगर वो शादी में पूरी नहीं हो रही तो चैती अपनी जगह गलत नहीं है। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचते ही उनके सामने एक बड़ी उलझन खड़ी हो जाती है। अमोल दिखता कैसा है, यह तो दोनों में से किसी को नहीं पता। टर्मिनल के गेट से बाहर निकलने वाले हर चेहरे को वो दोनों इस उम्मीद से घूरती हैं कि शायद यही अमोल हो। लंबा इंतजार, बढ़ती धड़कनें और फिर निराशा। जब काफी देर तक कोई उनके पास नहीं आता तो उन्हें लगने लगता है कि इंटरनेट की उस फेक दुनिया का वह इंसान भी शायद फेक ही था, कोई अमोल है ही नहीं। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक लड़का सीधा चैती के पास आकर रुकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी आंखों में देखते हुए वो कहता है, तुम चारुलता हो ना? चैती उसे देखकर सन्न रह जाती है। उसने एक कॉलेज लेक्चरर की जो छवि अपने दिमाग में बनाई थी, यह लड़का उससे बिल्कुल अलग था। वह बेहद यंग, हैंडसम और अट्रैक्टिव था। चैती ने तो बस उससे मिलने की सोची थी, लेकिन उस पल उस शख्स की कशिश और इतने महीनों की तड़प ने चैती के हर कंट्रोल को तोड़ दिया। वह खुद को रोक नहीं पाई और उस मुलाकात ने एक बेहद अंतरंग मोड़ ले लिया। लेकिन जैसे ही वो पल गुजरा और चैती अपने होश में वापस आई, उसे अपने ही वजूद से घिन आने लगी। एक धोखेबाज पत्नी होने का भारी गिल्ट उसे अंदर ही अंदर काटने लगा। वह गहरे पछतावे और बेचैनी के साथ अपने घर लौटती है। पर चैती को क्या पता था कि उसकी यह बेचैनी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली तूफान तो अब उसके घर के दरवाजे तक पहुंच चुका है। घर पहुंचकर अपनी उस हरकत की यादों और थकान को मिटाने के लिए वह सीधा बाथरूम जाती है। नहा धोकर खुद को संभालते हुए जब वह बाहर हॉल में कदम रखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका खून जैसे जम सा जाता है। सामने सोफे पर विक्रम के साथ वही अमोल बैठा था। इससे पहले कि चैती कुछ समझ पाती, विक्रम मुस्कुराते हुए उसका परिचय करवाता है। अमोल कोई अनजान इंटरनेट प्रेमी नहीं है। उसका असली नाम संजय है। वह विक्रम की मौसी का लड़का है जो लंदन से आया है। चैती आज से पहले संजय से कभी नहीं मिली थी, इसलिए वह उसे पहचानती नहीं थी। रिश्तों की इस खौफनाक पहेली का सच यह था कि जिसके साथ चैती ने अभी कुछ घंटों पहले सारी हदें पार की थीं, वह और कोई नहीं बल्कि उसका अपना देवर था। और सबसे डरावनी बात, वह पूरे एक हफ्ते तक उसी घर में उनके साथ रहने वाला था। किया भले ही दुनियादारी की समझ में थोड़ी कच्ची और भोली हो, लेकिन एक औरत की नजर बहुत तेज होती है। वह तुरंत नोटिस कर लेती है कि चैती के हाव भाव में कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। किसी को पहली बार देखकर ऐसा शॉकिंग रिएक्शन यह बात किया कि दिमाग में खटक जाती है। उस रात चैती की आंखों से नींद कोसों दूर है। उसके दिमाग में सवालों का एक भयानक तूफान चल रहा है। क्या यह महज एक इत्तेफाकर है या फिर कोई सोची समझी साजिश? जिस अनजान लड़के से उसने ऑनलाइन अफेयर शुरू किया, वह उसके अपने ही पति का छोटा भाई निकल गया। चैती को शक होने लगता है कि शायद संजय यह बात पहले से जानता था। शायद उसकी वो सारी मीठी और रोमांटिक बातें उसकी फेक आईडी की तरह ही पूरी तरह से झूठी थीं। लेकिन फिर लॉजिक उसके शक को काटता है। दोनों की ही प्रोफाइल्स पूरी तरह से फेक थीं। ना तो किसी का असली नाम था और ना ही कोई तस्वीर। तो फिर संजय जानबूझकर उसे अपने जाल में कैसे फंसा सकता था? इसका मतलब है कि उनका मिलना कोई साजिश नहीं बल्कि नियति का एक खौफनाक खेल है। चैती खुद अक्सर यह बात कहा करती थी कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई गहरा मकसद जरूर होता है। तो क्या किस्मत ने जानबूझकर उसे इस भयानक दोराहे पर लाकर खड़ा किया है? दूसरी तरफ घर का असली मालिक विक्रम इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर है। उसे लगता है कि चैती का मूड इसलिए खराब है क्योंकि उसने बिना पूछे अपनी मौसी के
बेटे को घर पर लाकर ठहरा दिया है। एक अच्छे पति की तरह विक्रम उसे सफाई देते हुए कहता है, देखो जब मैं छोटा था तो मौसी ने ही मुझे अपने पास रखकर पढ़ाया लिखाया था, मैं उनका कर्जदार हूँ। संजय इस शहर में किसी को नहीं जानता, इसलिए मैंने उसे यहाँ रुकने को कहा। बस एक हफ्ते की ही तो बात है। विक्रम क्या जाने कि चैती की इस घबराहट की असली वजह वो एक हफ्ता है जो अब उसके लिए किसी नर्क से कम नहीं होने वाला। इस घुटन भरे माहौल के बीच घर में एक अलग ही ड्रामा शुरू हो जाता है। संजय को गाने का बहुत शौक है। वो अक्सर हॉल में बैठकर अपनी सुरीली आवाज में गुनगुनाता रहता है। किया, जो वैसे भी अमीर और अट्रैक्टिव चीजों की तरफ जल्दी खिंच जाती है, संजय की इस चार्मिंग पर्सनैलिटी पर पूरी तरह से लट्टू हो चुकी है। वह उसके आगे पीछे घूमकर उसका बहुत ख्याल रखने लगी है। अपनी पत्नी को एक दूसरे आदमी पर ऐसे फिदा होते देख किया का शातिर और लालची पति उत्पल उस पर तंज कसता है। वह मजाक उड़ाते हुए अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, उस पर इतनी मेहनत करना और डोरे डालना बिल्कुल बेकार है। वो तेरे टाइप का नहीं है। अपना टाइम और इन्वेस्टमेंट हमेशा वहाँ लगाओ जहाँ से कम 5 गुना रिटर्न मिले। इस पर मेहनत करने से तुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। अगले दिन भी चैती का बर्ताव संजय के लिए बर्फ जैसा सर्द और सख्त रहता है। उसकी आंखों और बातों से बस एक ही संदेश झलक रहा है, संजय किसी भी तरह जल्द से जल्द इस घर से चला जा। विक्रम अपनी पत्नी का यह रूखापन नोटिस करता है। उसे लगता है कि चैती बिना किसी बात के एक मेहमान का अपमान कर रही है। वह उसे समझाते हुए कहता है, देखो चैती, आखिरकार वह मेरा छोटा भाई है और पहली बार हमारे घर आया है। अगर तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव करोगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। कम से कम मेरी खातिर ही सही उससे ठीक से पेश आओ। रात होने पर विक्रम चैती को यह देखने भेजता है कि संजय सो गया है या उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। विक्रम के कहने पर चैती संजय के पास जाती है, लेकिन उसके अंदर का तूफान शांत नहीं हुआ है। वह सीधे शब्दों में संजय को अल्टीमेटम दे देती है, कल सुबह अपना सामान पैक करना और यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाना। लेकिन अपने कमरे में लौटने के बाद चैती का दिल उसे ही धिक्कारने लगता है। अपने इस कड़े बर्ताव पर उसे गहरी शर्मिंदगी और पछतावा होने लगता है। वह खुद को रोक नहीं पाती और दोबारा संजय को देखने हॉल में जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। एक पल के लिए चैती की सांसें रुक जाती हैं। क्या वह उसकी बातें सुनकर रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर चला गया? घबराहट में वह उसे ढूंढने फ्लैट के बाहर निकलती है। तभी सन्नाटे को चीरती हुई छत से किसी के गुनगुनाने की आवाज आती है। चैती भागकर छत पर पहुंचती है। रात के उस अकेलेपन में संजय को वहां देखकर चैती अपने जज्बातों पर से सारा कंट्रोल खो देती है। संजय उसकी आंखों में देखकर पूरी ईमानदारी से कहता है कि उसे सच में इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी चारुलता असल में उसके ही बड़े भाई विक्रम की पत्नी है। यह सुनकर चैती की सारी दीवारें ढह जाती हैं। वह दौड़कर संजय के गले लग जाती है और नम आंखों से कहती है, मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा यकीन है और सच तो यह है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। अगली सुबह घर का नजारा बिल्कुल बदल चुका है। जो चैती कल तक संजय को देखना नहीं चाहती थी, आज वह उसके साथ खुशी खुशी मार्केट जा रही है। चैती का यह बदलता रूप देखकर उसके लालची भाई उत्पल की पत्नी किया अंदर ही अंदर जल भुन रही है। किया को इस बात की गहरी चिढ़ है कि अब चैती ने संजय का सारा ख्याल रखना शुरू कर दिया है और संजय भी अब सिर्फ चैती के साथ ही वक्त बिताता है। उधर बेचारा विक्रम, वह तो यह सब देखकर मन ही मन बहुत खुश है। उसे लगता है कि चलो चैती और संजय के बीच एक नॉर्मल देवर भाभी वाला प्यारा और दोस्ताना रिश्ता बन गया है। वह इस खौफनाक सच्चाई से कोसों दूर है कि उस दोस्ती के नकाब के पीछे असल में क्या खेल चल रहा है। अब उत्पल और किया के वापस लौटने का वक्त आ गया है। जाने से पहले चैती अपनी भाभी किया को अपनी माँ के दिए हुए सारे गहने सौंप देती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके मायके वालों को पैसों की सख्त जरूरत है। गहने हाथ में आते ही किया की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उसे रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि वह जानती है कि उसका शातिर पति उत्पल विक्रम को बुरी तरह ठग चुका है। म्यूचुअल फंड के नाम पर उत्पल ने विक्रम से बिना किसी रसीद के मोटी रकम ऐंठ ली है और उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर दिया है। इतनी बड़ी धोखेबाजी के बावजूद ननद का यह निस्वार्थ प्यार देखकर किया का दिल पसीज तो जाता है, लेकिन लालच और अपने पति का डर उस पर हावी रहता है। वह अपने होंठ सिल लेती है और अपने पति की इस नीच करतूत का एक शब्द भी चैती को नहीं बताती। इसके बाद उत्पल और किया अपने रास्ते लौट जाते हैं और घर में रह जाते हैं सिर्फ 3 लोग, विक्रम, चैती और संजय। एक दिन विक्रम किसी काम से घर से बाहर जाता है और पीछे से चैती और संजय को वह मौका मिल जाता है जिसके लिए वे दोनों तरस रहे थे। उस खाली घर की खामोशी में वे दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो जाते हैं। दोनों अपनी हदों को पार करते हुए रोमांस और अंतरंग पलों की उस दुनिया में डूब जाते हैं जहां सही और गलत का हर फासला मिट चुका है। लेकिन यह खुमारी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। संजय के सेमिनार में जाने से ठीक पहले घर में एक ऐसा वाकया होता है जो संजय की आत्मा को झकझोर कर रख देता है। विक्रम संजय को अपने साले उत्पल के उस म्यूचुअल फंड वाले फ्रॉड के बारे में बताता है। यह सुनकर संजय भड़क जाता है और विक्रम से कहता है, भैया आपको तुरंत उत्पल के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। लेकिन विक्रम का जवाब संजय के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। विक्रम बड़ी शांति से कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता संजय, आखिर वो मेरा साला है और वैसे भी पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में सबसे बढ़कर कोई चीज है तो वो है भरोसा। उत्पल ने पैसा नहीं खाया है, उसने मेरा भरोसा तोड़ा है। पैसे तो मैं कल फिर कमा लूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो भरोसा एक बार टूट गया वो कभी वापस नहीं आता। विक्रम के ये सीधे सादे शब्द संजय के सीने में किसी
खंजर की तरह उतर जाते हैं। संजय को ऐसा महसूस होता है जैसे विक्रम उत्पल की नहीं बल्कि उसकी बात कर रहा है। उसे एहसास होता है कि उत्पल ने तो सिर्फ चंद पैसों का धोखा दिया है, लेकिन उसने तो अपने ही उस बड़े भाई की पीठ में छुरा घोंपा है जिसने उस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया। अपने ही भाई की पत्नी के साथ रिश्ता रखकर उसने जो नीचता की है, उसका गिल्ट संजय को अंदर से खोखला कर देता है। अब संजय विक्रम से आंखें मिलाने के काबिल नहीं रहा। सेमिनार के लिए निकलते वक्त वह घर में एक चिट्ठी छोड़ जाता है। जब चैती वह चिट्ठी खोलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। संजय ने लिखा था कि वह अब इस घर में कभी वापस नहीं लौटेगा और सेमिनार खत्म होते ही सीधा लंदन की फ्लाइट पकड़ लेगा। चैती वहीं टूटकर बिखर जाती है। हालांकि उसे हमेशा से पता था कि इस नाजायज रिश्ते का अंत एक न एक दिन ऐसे ही होगा, लेकिन उसे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि संजय उसे बिना आखिरी अलविदा कहे इस तरह हमेशा के लिए छोड़ जाएगा। संजय के जाने के बाद चैती की जिंदगी एक बार फिर उसी घुटन और खालीपन में कैद हो जाती है। लेकिन नियति को अभी एक और बड़ा खेल खेलना था। संजय के जाने के कुछ ही दिन बाद अचानक विक्रम को एक दिल का दौरा पड़ता है। हालांकि अस्पताल में उसकी हालत स्थिर हो जाती है और वो बच जाता है, लेकिन मौत को इतने करीब से देखने के बाद विक्रम पूरी तरह से बदल जाता है। उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका है। जिंदगी सिर्फ एक पल है, अगले पल का कोई भरोसा नहीं। इसलिए जीने के लिए काम करो, न कि सिर्फ काम करने के लिए जियो। अस्पताल से लौटकर विक्रम एक बदला हुआ इंसान बन जाता है। वह अब काम से ज्यादा चैती को वक्त देने लगता है। एक दिन वह चैती को लेकर एक शांत खाली समंदर के किनारे पर जाता है। वहाँ विक्रम चैती को अपनी बाहों में भरकर टूटकर प्यार करता है। विक्रम के अंदर का यह जुनून, यह पागलपन चैती ने अपनी पूरी शादीशुदा जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। कुछ दिन और बीतते हैं और फिर चैती की जिंदगी में वह तूफान आता है जो सब कुछ पलट कर रख देगा। चैती अपने पीरियड्स मिस कर देती है। जब वह टेस्ट करती है तो सच सामने आता है, वह प्रेग्नेंट है। लेकिन इस खुशी की जगह उसके चेहरे पर एक खौफनाक दुविधा तैर जाती है। चैती रातों को सो नहीं पा रही है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल हथौड़े की तरह वार कर रहा है, यह बच्चा किसका है, विक्रम का या संजय का। इस उलझन में वह अपनी सबसे खास दोस्त नोबी के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। लेकिन यह एक ऐसा दलदल है जहां नोबी भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। चैती आज एक ऐसे दौराहे पर खड़ी है जहां आगे कुआं है और पीछे खाई। काश अपनी हदों को पार करने से पहले उसने एक बार इस खौफनाक अंजाम के बारे में सोचा होता। अब उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वह विक्रम को संजय के साथ हुए अपने उस गुनाह का पूरा सच बता दे, या फिर इस राज को हमेशा के लिए दफन करके विक्रम को ही इस बच्चे का पिता मान लेने दे। डर और बेचैनी से कांपते हुए चैती दूसरा रास्ता चुनती है। जब वह विक्रम को अपनी प्रेगनेंसी की खबर देती है तो विक्रम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। आखिरकार उसका वह बरसों पुराना सपना पूरा हो रहा था कि एक बच्चे के बिना कोई भी परिवार पूरा नहीं होता। इधर चैती ने संजय से हर तरह का नाता तोड़ लिया है। संजय लंदन से लगातार उसे मैसेज भेजता है, अपने प्यार का इजहार करता है, उन बिताए हुए हसीन पलों की याद दिलाता है, लेकिन चैती अब उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं देती। इन सब बातों का अब उसके लिए कोई मोल नहीं रह गया है। तभी एक दिन विक्रम उसे एक ऐसी खबर सुनाता है जिससे चैती को लगता है कि अब उसका वो अतीत हमेशा के लिए दफन हो गया। विक्रम बताता है कि संजय ने लंदन में अपनी ही कॉलेज की एक म्यूजिक टीचर से शादी कर ली है। चैती चैन की सांस लेती है कि चलो अब वह अफेयर और वो राज हमेशा के लिए खत्म हुआ। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। सच कभी दफन नहीं होता, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है। एक दिन विक्रम किसी जरूरी काम से चैती का लैपटॉप खोलता है। तभी उसकी नजर फेसबुक पर खुली रह गई एक चैट पर पड़ती है। वो अमोल नाम के शख्स के भेजे गए मैसेज थे जिनमें प्यार, हवस और उन दोनों के बीच गुजरे अंतरंग पलों की एक एक गंदी और खौफनाक सच्चाई लिखी थी। मैसेज पढ़ते ही विक्रम का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। उसके पैरों तले जमीन ही नहीं खिसकती बल्कि उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपना आपा पूरी तरह खो बैठता है और एक पागल इंसान की तरह चैती पर टूट पड़ता है। वह चैती की गर्दन दबोच लेता है जैसे आज उसका गला घोंटकर उसे जान से ही मार डालेगा। लाल और खौफनाक आंखों से विक्रम चीखते हुए पूछता है, सच बता, इस बच्चे का असली पिता कौन है? चैती अपनी उखदहती सांसों के बीच रोते हुए कसम खाकर कहती है, यह बच्चा तुम्हारा ही है। विक्रम का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वह गरजता है, तो फिर कौन है ये अमोल? जवाब दे। चैती की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकलता है। वह विक्रम की आंखों में देखती है और एक ऐसा जवाब देती है जो विक्रम को अंदर तक चीर कर रख देता है। अगर जानना चाहते हो कि अमोल कौन है तो जाकर चारुलता से पूछो, उस चारुलता से जिसे मैंने तब बनाया था जब इस बड़े से घर में मैं घुट घुट कर मर रही थी, जब मैं अकेलेपन से पागल हो रही थी और मुझे एक साथी की, तुम्हारे थोड़े से वक्त की जरूरत थी। तब तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था और उसी तन्हाई ने चारुलता को जन्म दिया। चैती के ये शब्द विक्रम के लिए किसी तमाचे से कम नहीं थे। विक्रम के हाथ चैती की गर्दन से छूट जाते हैं। उसे अचानक अपनी गलती का एहसास होता है। वह समझ जाता है कि इस विश्वासघात में सिर्फ चैती ही मुजरिम नहीं है बल्कि वह खुद भी इसका बराबर का दोषी है। अगर उसने अपने काम के पीछे भागने के बजाय अपनी पत्नी को थोड़ा सा भी वक्त दिया होता तो चारुलता कभी पैदा ही नहीं होती। इतने बड़े धोखे और ऑनलाइन अफेयर के बावजूद विक्रम चैती को एक और मौका देने का फैसला करता है क्योंकि वह जानता है कि इस रिश्ते को यहाँ तक पहुँचाने में उसके खुद के भी हाथ रंगे हैं। विक्रम को अब भी उम्मीद है कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर उसने खुद ही तो एक बार कहा था, जब तक उम्मीद है तब तक कुछ भी खत्म नहीं होता। जिस दिन इंसान उम्मीद छोड़ देता है उस दिन सब कुछ
खत्म हो जाता है और विक्रम के लिए वो उम्मीद अभी भी बाकी है। इस कहानी में हर किरदार ने कोई न कोई गलती की है। आपके हिसाब से इस पूरी बर्बादी का असली गुनहगार कौन है? अपनी पत्नी को तन्हा छोड़ने वाला विक्रम, अपने देवर के साथ हदें पार करने वाली चैती, या अपने ही बड़े भाई की पीठ में छुरा घोंपने वाला संजय? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल झटपट बॉलीवुड को जरूर सब्सक्राइब करें।